नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टूडेंट 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम सभी आज की क्लास में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आप सभी के पेपर के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, एनईपी 2020 पर बात करेंगे। और सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि एनईपी 2020 में जो आप सभी के पेपर में चीज़ें पूछी जाती हैं उसमें कहा क्या गया है, कब इसका गठन किया गया, कब ये या अपना प्रतिवेदन इन्होंने प्रस्तुत किया, कब से लागू है, सारी चीज़ें पहले हम जानने की कोशिश करेंगे। और एनईपी में क्या क्या बात कही गई है इस पर हम पहले चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ जैसे आपके सीटेट पे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, और आप जानते होंगे कि एक या दो क्वेश्चन हमेशा से प्राइमरी या जूनियर की बात करें दोनों पेपर में एक ही क्वेश्चन या दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, फिर प्रैक्टिस के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। और इस पर हम चर्चा करें तो हम सभी का टारगेट है अब की बार कि 30 में 30 का, मतलब कोशिश करेंगे 30 में 30 पूरा लाने के लिए। और पहला प्रश्न पहला आपके सामने स्लाइड दिख रहा है। इसमें अगर बात किया जाए तो लिखा गया एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। कहा गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक ही हम पढ़ते चल रहे हैं और आपको एक ही पॉइंट समझाते चल रहे हैं। इसमें लिखा गया एनईपी की अगर बात करें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। कब गठन किया गया था? जून 2017 में। और किसके? इसरो के पूर्व चीफ थे जिनका नाम है के कस्तूरी रंगन, उनकी अध्यक्षता में एक गठन किया गया। इस समिति ने 31 मई 2019 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और मानव संसाधन राज्य मंत्री संजय शामराव धोत्रे के समक्ष प्रस्तुत किया। अगर आपसे कहा जाए कब उन्होंने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था तो आप कहेंगे 31 मई 2019 को। अगर आगे हम बात करें तो एनईपी 2020 भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को लागू की गई, घोषित किया गया। यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। करें यह मसौदा अधिगम्यता, निष्पक्षता, गुणवत्ता, महान योग्यता और जवाबदेही की आधारभूत संरचना पर निर्मित है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह जो मसौदा लाया गया एनईपी 2020 का, या किस पर यह निर्भर है या किस पर यह महत्व देता है, तो मसौदा निष्पक्षता पर, अधिगम्यता पर, गुणवत्ता पर, ये सभी पर जो आधारभूत संरचना पर निर्मित है एनईपी 2020। अगर चर्चा किया जाए तो यहाँ पर लिखा गया है एनईपी 2020 वर्ष 1968 और 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। तो अगर आपसे पूछा जाए अभी तक शिक्षा नीति कितनी बार आई, तो आप कहेंगे तीसरी बार ये शिक्षा नीति है। सबसे पहले आया था 1968 में, फिर 1986 में आया और 1986 का संशोधन हुआ था। आप कहीं कहीं बुक में देखते होंगे 1992 की शिक्षा नीति, तो 1992 का जो शिक्षा नीति है वह 1986 का संशोधन रूप है। तो पहले आया था 1986 में, उसको संशोधन किया गया था 1992 में। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो 1968 के बाद 1986 में आया और 1986 के बाद 2020 में आया, और यह तीसरी जो है शिक्षा नीति थी। और इसकी बात करें तो 1986 के बाद अगर 2020 में आया है तो 34 वर्ष के बाद नई शिक्षा नीति आई थी। कह कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक भारत केंद्रीय शिक्षा प्रणाली को संकल्पना करती है। एक भारत केंद्रीय शिक्षा प्रणाली की संकल्पना करती है जो सभी को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करके देश को एक न्याय संगत और जीवंत समाज में लगातार बदलने में योगदान करती है। ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखना है, ये जो एकदम फैक्ट है। बस इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझ नहीं है, पॉइंट को, कीवर्ड को समझना है कि क्वेश्चन अगर आपके पॉइंट में कहीं क्वेश्चन दिखे ये सभी पॉइंट, तो आप इसे पॉजिटिव समझिएगा। अगर कहा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी का 6% जो है हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। अगर आपसे कहे एनईपी 2020 की चर्चा किया जाए तो कहा कि जो केंद्र और राज्य सरकार का सहयोग है शिक्षा पर, जो दोनों का सहयोग के माध्यम जो शिक्षा पर खर्च होता है वह पूरे जीडीपी का कितना परसेंट खर्च होगा? 6% खर्च होगा। और इतना इंपॉर्टेंट लाइन है कि आपके हर पेपर में जहां भी एनईपी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर जो टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी आप करते होंगे वहां पर यह लाइन कई बार पूछ ली गई कि एनईपी 2020 में
जीडीपी का कितना परसेंट शिक्षा पर खर्च करने की बात कही गई है, तो आप कहेंगे 6% बात कही गई है। और यह बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, ध्यान दीजिएगा। कैबिनेट द्वारा MHRD जिसे बोलते हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, या इसे हम इंग्लिश में कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसे अब इसका नाम बदल दिया गया। इसका नाम बदल करके अब क्या रखा गया, शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री को करने की मंजूरी दी गई। तो पहले तो आप जानते होंगे जब यह लागू NEP 2020 लागू नहीं हुआ था, उसके पहले हम क्या बोलते हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय बोला जाता था। अब इसका नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है NEP 2020 लागू होने के बाद। वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री जो होगी 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। मतलब 2030 तक आपका जो न्यूनतम डिग्री, आप शिक्षक बनना चाहते हैं ना, तो आपको शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम डिग्री 4 वर्षीय डिप्लोमा होगा, 4 वर्षीय डिग्री होगी जिसका नाम होगा B.Ed, और 4 वर्ष का होना जरूरी है। ऐसा बोला गया है कि वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री का होना अनिवार्य है। ये सभी पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। नई शिक्षा नीति द्वारा MPhil को समाप्त कर दिया गया। जो पहले MPhil की डिग्री होती थी उस डिग्री को समाप्त कर दी गई, क्योंकि अब MPhil की डिग्री नहीं होगी जो आपका नई शिक्षा के थ्रू, ऐसा बोला गया। वर्ष 2022 तक शिक्षा क्रम और शिक्षा शास्त्र में आमूलचूल परिवर्तन करना, ताकि रटने के प्रचलन को खत्म किया जाए। तो जो आपने देखा था कि जो रटने वाली पद्धति चल रही थी, पुरानी जो ढर्रे वाली पद्धति थी, उस पुरानी वाली पद्धति ढर्रे को खत्म करके कहा गया कि अब जो बच्चों को समझाया जाएगा वह कॉन्सेप्ट बेस होगा। वह उनको रटाने का प्रयास नहीं किया जाएगा, उनको समझाने का प्रयास किया जाएगा। और इस बात को कहा गया कि 2022 तक जो भी शिक्षा में रटने वाली पद्धति थी, उस पद्धति को खत्म करके, ये जो रटन पद्धति वाली प्रश्न थी इसको खत्म करके एक कॉन्सेप्ट बेस वाली पद्धति को अपनाया जाएगा। आगे बात किया जाए वर्ष 2025, बहुत इंपॉर्टेंट, वर्ष 2025 तक जो 3 से 6 वर्ष के आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए मुफ्त, सुरक्षित, उच्च गुणवत्ता, विकासात्मक स्तर के अनुरूप देखभाल शिक्षा की पहुंच को सुनिश्चित करना, अर्थात 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कार्य लागू किया जाएगा। वैसे आपको पता होगा जो नई शिक्षा नीति आया ना, उस नई शिक्षा नीति में 1, 2, 3 बच्चा अगर 3 साल का है तब तक वह घर रहेगा, लेकिन जैसे बच्चा 3 साल से ऊपर गया है तुरंत उसे विद्यालय भेजा जाएगा। मतलब उसको 3 साल तक घर, 3 साल के बाद बच्चे को विद्यालय भेजा जाएगा। और उसमें कहा गया जो 3 से 6 वर्ष का समय होगा वह अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन वाला पद्धति होगा। कैसे होगा, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन वाला पद्धति है, जो CCCE वाली पद्धति है, उसमें बच्चा जाके पढ़ेगा। किसमें जाकर, आंगनबाड़ी जो कार्यकर्त्री हैं, जो आंगनबाड़ी विद्यालय हैं, उसमें 3 साल बच्चा अपना समय व्यतीत करेगा। 3 से 6 वर्ष का बच्चा जब रहेगा तो वो 3 साल का समय बच्चा ECCE के माध्यम से पढ़ेगा। ECCE का मतलब हो गया जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी वाली विद्यालय है उसमें 3 साल बच्चे पढ़ेगा। उसमें बेसिक जो है बच्चे की इंफॉर्मेशन, बच्चे की बेसिक जो रिक्वायरमेंट उससे पूरा की जाएगी। कहा कि वर्ष 2025 तक 5वीं तथा 2025 तक 5वीं कक्षा एवं उसके ऊपर के सभी बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान अर्जित कर सके, अर्थात तैयारी शिक्षा कार्यक्रम चलाया जाएगा। वर्ष 2030 तक 3 से 18 वर्ष आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य गुणवत्ता स्कूली शिक्षा पहुंच की भागीदारी सुनिश्चित करना है। मतलब जो अभी तक आप देख रहे थे, जो 3 से 18 साल के बच्चे हैं उनको क्या किया जाएगा, निःशुल्क और अनिवार्य गुणवत्ता 2030 तक ये पहुंच देने की बात कही गई है। एक कॉन्सेप्ट एकदम बस आपको दिमाग में रख लेना है, कहीं से कोई भी लाइन उठा करके आपसे पूछ ली जा सकती है। यह नीति वर्तमान में वर्तमान की जो 10+2 वाली पद्धति थी, 10+2 वाली पद्धति को समाप्त करके कहा गया स्कूली व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए एक ज्ञानात्मक और सामाजिक भावनात्मक विकास के चरणों के आधार पर 5+3+3+4 रूपी पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना की नई व्यवस्था करने की बात कही गई। देखिएगा, जो पहले 10+2 वाली पद्धति थी, जैसे 10+2 का मतलब है 10+2, मतलब 12 तक जब बच्चा पढ़ता था तो 12 तक जो बच्चा पढ़ता था तो उसे 10+2 बोला जाता। अब इस पद्धति को क्या कर दिया गया, 5+3+4
3+3+ जो है 4 कर दिया गया है, 5+3+3। तो आप समझिएगा, यहाँ पर देखिएगा, जैसे आपका यहाँ पर लिखा गया है कि जैसे आपका 5 है ना, तो 5 में 3+2 इससे तोड़िएगा, 3+2 तोड़ेंगे, इसको 3 ही रहने दीजिए, और इसको हम क्या करेंगे, इसको भी 3 रहने देंगे, और इसको क्या करेंगे, इसको 4 ही रहने देंगे। तो 4 का मतलब क्या हुआ, ये 4 का मतलब हुआ 9, 10, 11 और 12, ये हो गया इसका मतलब 9, 10, 11, 12 हो गया। और इसका 3 का मतलब क्या रह गया, इसका मतलब रह गया 6, 7, 8। तो 6वीं क्लास क्या, 7वीं क्लास और 8वीं क्लास, इसे देखिएगा। और आगे 3 का क्या मतलब रह गया, इसका 3 का मतलब तीसरी क्लास, चौथी क्लास और 5वीं क्लास हो गया, तीसरी, चौथी, 5वीं हो गया। और इसमें 3+2 लिखे होंगे आप, 3 साल क्या रहेगा बच्चा, 3 साल प्लस ECCE में रहेगा। ECCE का मतलब होगा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो आंगनबाड़ी में पढ़ेगा, आंगनबाड़ी में बच्चा पढ़ेगा, आंगनबाड़ी में पढ़ेगा अगर 3 साल रहेगा। और 2 साल क्या होगा बच्चे का, या क्लास 1 और क्लास 2 में रहेगा, क्लास 1, क्लास 2। तो आप देख पा रहे होंगे, अब बच्चा जब या बच्चा पढ़ के निकलेगा, बच्चा +3+3+4 वाला पद्धति करेगा, तो 3 साल पे तो बच्चा जाएगा ही जाएगा, जिसमें से 3+2 है, 3+2 है। तो आप समझिएगा, या बच्चा 3 साल पे गया, 3, 3, 6, 6, 2, 8, 8, 3, 11, 11, 3, 14, 14, 4, 18। तो बच्चा जब क्लास 12 पास करेगा, क्लास जो है क्लास 12 पास कर लेगा, तो बच्चा कितने साल का हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा जो है 18 वर्ष का। और ऐसा बोला गया है क्योंकि अब बच्चे को समझाना है, रटाना नहीं है। तो आप समझ गए होंगे बेस को, या आपका पद्धति बोला गया जो 5+3+3+4 वाला है, या 10+2 को आप कन्वर्ट करके ऐसा कन्वर्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करेंगे हम सभी। लिखा गया है कि जो मूलभूत चरण है, देखिए अब यही चीजें लिखी गई, मूलभूत चरण है 3 से 8 वर्ष जो 5 साल का है, इसमें 3 वर्ष का पूर्व प्राथमिक विद्यालय, जिसमें ECCE वाला है, ECCE वाला जो प्राइमरी जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन है, 2 वर्ष का 1 और 2 हो जाएगा। वही तो मैंने आपको बताया है, 3 वर्ष का बालक सबसे पहले 3 वर्ष का पूर्व प्राथमिक विद्यालय में जाएगा और टोटल 6 वर्ष का हो जाएगा। तो 8 वर्ष तक बच्चा क्लास 1 या 2 पढ़ेगा, पास करेगा। इसके बाद प्रारंभिक चरण में जाएगा जो 8 से 11 वर्ष में, जो क्लास 3 से लेकर 5 वर्ष पढ़ेगा। आगे लिखा गया है 3 से लेकर के 5 क्लास को पढ़ेगा। मध्य चरण में जब बच्चा जाएगा तो 11 से 14 रहेगा, जिसमें 6 से 8 तक पढ़ेगा बच्चा। और माध्यमिक चरण में तब जाएगा जब बच्चा 14 से 18 वर्ष का रहेगा, तो 9, 10, 11, 12 की क्लास पढ़ेगा। ये आपके सामने है। तो प्रारंभिक चरण है 8 से 11 वर्ष का, जो 3 से 5 है। मध्य चरण 11 से 14 है, जो 6 से 8 है। और माध्यमिक चरण क्या है, 14 से 18 है, जिसे 9 से 12 है। या 8 वर्ष का बच्चा जब रहेगा वह 1 और 2 पढ़ेगा, या तो आप जानते हैं पूर्व प्राथमिक वाला रहेगा। आपको इतना समझ लेना है, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट था, और इसे समझिएगा, हमेशा से आप सभी से पेपर में पूछा जाता है। कह या पद्धति या नीति बोली गई, या नीति रटन पद्धति और केवल परीक्षाओं के लिए पढ़ाई जाने पर नहीं जोर देती है। बोला गया जो ये पद्धति जो रटन नीति आई, जो NEP जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया है, यह केवल रटन पद्धति और जो पुरानी पद्धति थी परीक्षा वाली, उस पर जोर नहीं देती है, बल्कि रचनात्मक समझ, संरचनात्मक समझ, एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर जोर देती है, एक संरचनात्मक पर जोर देती है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर जोर देती है। ऐसा बोला गया है, ऐसा कहा गया है। अभी जब क्वेश्चन आएगा तो फिर आपको समझ करके आंसर करने की जरूरत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर जोर देती है। तो ऐसा बोला गया कि कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, जो कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन पर जोर देती है। तो आपको यह भी पॉइंट रखना है कि NEP 2020 किस पर जोर देती है, तो सीधा आप कहिएगा भाई साहब कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन पर जोर देती है, ना कि वर्ष के अंत में, जो वर्ष के अंत पर होता था समेटिव जो होता था इवैल्यूएशन, उस पर केंद्रित ना हो करके, मतलब उस पर केंद्रित नहीं रखा जाएगा। अब जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होगा, एक आपका रचनात्मक होगा, एक निर्माणात्मक मूल्यांकन होगा, इस पर जोर दिया गया है। मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों को सीखने का प्रक्रिया में मदद करना है। और यह पॉइंट आपके पेपर में
कई बार पूछ लिया गया मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, जो इवेल्युएशन का हमारा पर्पज क्या है। हमारा पर्पज सीधा सा मतलब है बच्चों को सिखाने में सहयोग करना। हमारा मूल्यांकन का यह उद्देश्य नहीं है कि उसे नंबर देना, उसे नंबर ना दे करके उसे सीखने की प्रक्रिया में मदद करना है कि बच्चा जब कोई चीज़ सीख रहा है तो जहाँ पर फंसे उस फंसी गई प्रक्रिया में उसको आगे बढ़ाना, उसको हम उस प्रक्रिया से उस जो बच्चा फंसे उसमें हम क्या करें, सहयोग करें और सहयोग करके बच्चे को आगे बढ़ाएं। इसकी बात कही गई मूल्यांकन का। कहा कि छात्रों की प्रगति, जो बच्चे का प्रोग्रेस होगा, प्रगति के मूल्यांकन के लिए परख नामक एक नई राष्ट्रीय आकलन केंद्र जिसे बोलते हैं नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। यह भी पॉइंट आपको अच्छे से दिमाग में रखना है। नेक्स्ट बात है बच्चों की शिक्षा का माध्यम कम से कम कक्षा 5 से 8 है या उससे आगे तक भी घर की भाषा या मातृभाषा या स्थानीय भाषा होगी। सीधा लिखा गया जो शिक्षा का माध्यम होगा, जो शिक्षा बच्चों को दी जाएगी वह कम से कम कैसी होगी, क्लास 5 से 8 तक, मतलब 1 से 5th तक या 1 से 8 तक बच्चों का इतना तो होना चाहिए कि बच्चे को मातृभाषा पर, तो आपको सबसे पहले मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा पर ही बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। अभी आपके सामने क्वेश्चन दिखेगा, राज्य विशेष रूप से भारत के अलग अलग राज्यों में त्रिभाषा फार्मूला को अपनाए। तो राज्य विशेष रूप से कैसे त्रिभाषा फार्मूला को अपनाएगा, एक उसका मातृभाषा होगा, एक उसका जो है मातृभाषा होगा, एक भाषा होगा, एक उसकी आधुनिक भाषा होगी, त्रिभाषा फार्मूला को अपनाएगा। लेकिन इस त्रिभाषा फार्मूला में लचीलापन रखा जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। या त्रिभाषा फार्मूला में क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी को अपनाया जाएगा। त्रिभाषा के सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में दूसरी भारतीय भाषा जैसे संस्कृत का अध्ययन किया जा सकता है। ऐसे आपको विकल्प के रूप में संस्कृत भी रखा जाएगा। जैसे आपको इंग्लिश सिर्फ नहीं, आप सभी इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, संस्कृत भी पढ़ सकते हैं, आपकी इच्छा के रूप है, लेकिन आपकी जो पहली भाषा होगी वह मातृभाषा होगी। अब देखिएगा त्रिभाषा में बात की जाए कैसे कैसे है। पहली भाषा में कहा गया स्कूल में जो पहली भाषा पढ़ाई जाए वह मातृभाषा हो या क्षेत्रीय भाषा हो। तो सबसे पहले जो त्रिभाषा फार्मूला में कहा गया कि पहली भाषा के रूप में हमें मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा पढ़ाना है। दूसरी भाषा में कहा गया हिंदी भाषी राज्यों में दूसरी भाषा हिंदी हो या अंग्रेजी हो। जो हिंदी भाषी राज्य है उसमें बोला गया कि दूसरी भाषा को हम हिंदी अपनाएंगे या फिर हम दूसरी भाषा को क्या कर सकते हैं, हिंदी या फिर अंग्रेजी को ले सकते हैं। अच्छा, हम दूसरी भाषा के रूप में अगर अंग्रेजी के ले लिए हैं तो तीसरी भाषा के रूप में हमको हिंदी लेना पड़ेगा। अच्छा, अगर हम हिंदी ले लिए हैं तो तीसरी भाषा के रूप में इंग्लिश लेना पड़ेगा। देखिएगा यहाँ पर जैसे गैर हिंदी भाषी राज्यों में दूसरी भाषा क्या होगी, हिंदी या अंग्रेजी होनी चाहिए। तो जो गैर हिंदी भाषी राज्य है उसमें हम क्या कर सकते हैं, हिंदी भी ले सकते हैं और अंग्रेजी भी ले सकते हैं द्वितीय भाषा के रूप में। लेकिन तीसरी भाषा में बोला गया या वह भाषा होगी जो दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाई ना जा रही हो, या हिंदी भाषी राज्यों में तीसरी भाषा अंग्रेजी होगी। जैसे बोला जाए जो हिंदी भाषी राज्य होंगे तो वह हिंदी को ले लिए हैं दूसरी भाषा में, लेकिन जब तीसरी भाषा लेंगे तो अब इंग्लिश को उनको लेना पड़ेगा। किसको लेना पड़ेगा, अंग्रेजी भाषा को लेना पड़ेगा, या कोई आधुनिक भाषा ले सकते हैं। तो पहले तो आप जैसे हिंदी भाषी राज्य है, जैसे आपके हिंदी भाषी राज्य हो गया, बिहार हो गया या उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, या फिर आपके दिल्ली जैसे ये सभी जो उत्तर भारत के जो राज्य हैं, इसमें क्या होगा, पहली भाषा में तो स्थानीय भाषा क्षेत्रीय भाषा, दूसरी भाषा में हमें क्या लेना पड़ेगा, वह दूसरी भाषा में हम हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं। अगर हम हिंदी लिए हैं तो तीसरी भाषा में हमें अंग्रेजी लेना पड़ेगा। अगर हम दूसरी भाषा में अंग्रेजी ले लिए हैं तो तीसरी भाषा में हिंदी लेना पड़ेगा। तो कह रहा गैर हिंदी भाषी राज्यों में तीसरी भाषा अंग्रेजी होगी या एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी, ऐसा हम चुन सकते हैं। तो तीसरी जो इतर है, जैसे दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उनमें दूसरी भाषा आप ले सकते हैं जो आधुनिक है। ये आपको समझ में आ गए होंगे कि तीसरी भाषा फार्मूला में क्या क्या कहा गया है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारत सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल इस पर जोर देती है कि विद्यार्थी अधिकांश से प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे। मतलब ऐसा क्यों कहा गया, ऐसा कहा गया भारत सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत
पर बल दिया जाए, पहल पर बल देती है और कोशिश करें कि प्रमुख जो भारतीय भाषाएं हैं उसमें उल्लेखनीय क्या हो, एकता के बारे में समझाएं। इसलिए ऐसी त्रिभाषा फार्मूला अपनाई गई है। क्लास 6 के लिए एक अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पाली, फारसी आदि भाषा का अध्ययन कराया जाएगा, ऐसा बोला गया। भाई साहब आप इसे ध्यान दीजिए। जो क्लास 6 के बाद क्लास 6 के लिए एक अतिरिक्त भाषा के रूप में क्या होगी, एक शास्त्रीय भाषा होगी और शास्त्रीय भाषा में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम या उड़िया, पाली भाषा या फारसी रखा जाएगा, ऐसा बोला गया। आगे बात किया जाए माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषा, जिसमें से कोरियन हो सकता है, जापानी हो सकता है, थाई हो सकता है, फ्रेंच हो सकता है, जर्मन हो सकता है, स्पेनिश हो सकता है, पुर्तगाली या रूसी का अध्ययन करना होगा, ऐसा बोला गया है माध्यमिक स्तर पर। 6वीं तक आपका एक शास्त्रीय भाषा, 12वीं तक माध्यमिक स्तर पर आपको एक विदेशी भाषा पढ़ना पड़ेगा। समावेशी शिक्षा पर जोर देगी, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहा गया एनईपी 2020 में कहा गया कि जो शिक्षा का पैटर्न होगा, शिक्षा किस पर जोर देगा, वह समावेशी शिक्षा पर, इंक्लूसिव एजुकेशन पर जोर दे करके पढ़ाया जाएगा और किसी पर नहीं, सभी को साथ लेकर चलेंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, चाहे वह सामान्य बच्चा हो या फिर वह विशिष्ट बच्चा हो, सभी को एक साथ लेके हमें चलना है। हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं, रचनात्मकता, तार्किक सोच, नवाचार और समालोचनात्मक चिंतन, जिसे बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, की पहल करना और उनके समग्र विकास के लिए प्रयत्न करना और उस पर जोर दिया जाएगा, ऐसा बोल दिया गया। समावेशी ऐसा बोल गया एनईपी में कहा गया कि जो भी बच्चे को पढ़ाया जाएगा वह समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाएगा, वह बच्चे के क्रिटिकल थिंकिंग को जनरेट करेगा, उसको भी कोशिश करेंगे बच्चे का समग्र विकास, बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट करने की कोशिश किया जाएगा और बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने की कोशिश किया जाएगा। करा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 यह समावेशी शिक्षा को कर एक ऐसी व्यवस्था के रूप में परिभाषित करता है जो सामान्य व दिव्यांग सभी बच्चे के साथ सीखते हैं। यह आपको दिमाग में रखनी है। चलेंगे आगे बात किया जाए। क्लास 6 से ही शैक्षणिक पाठ्यक्रम में व्यवहारिक शिक्षा को सम्मिलित कर लिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप की भी व्यवस्था भी की जाएगी। तो कहा गया क्लास 6 के जो बच्चे हैं ना, कक्षा 6 से ही हम क्या कर देंगे, बच्चों की जो शिक्षा है, जो पाठ्यक्रम है, उसमें व्यवसायिक शिक्षा को हम इंक्लूड कर देंगे। व्यवसायिक शिक्षा को क्या कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे। साथ ही साथ उसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था करेंगे। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को प्रत्येक विषय में कम करके उस बेहद बुनियादी चीजों पर केंद्रित किया जाएगा ताकि आलोचनात्मक चिंतन या खोज आधारित या चर्चा आधारित या विश्लेषण आधारित या अधिगम पर जरूरी ध्यान दिया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है। कहा कि भाई साहब जो पाठ्यक्रम या विषय वस्तु को प्रत्येक विषय में कम किया जाएगा, मतलब ऐसा नहीं है अब सिलेबस को डीप किया जाएगा, सिलेबस को बहुत बड़ा नहीं किया जाएगा, सिलेबस को लिमिटेड रखा जाएगा, एक सीमित रखा जाएगा और कोशिश करेंगे बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाने के लिए, बच्चे में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाने के लिए, बच्चे में खोज आधारित चिंतन बढ़ाने के लिए, बच्चे में चर्चा आधारित विश्लेषण आधारित चिंतन बढ़ाने के लिए इस पर जोर दिया जाए। ना कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चे को सिलेबस पढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा हम बहुत ज्यादा कुछ पढ़ाएं। बच्चे को जो भी रखा जाए एक बेसिक, बच्चे को उतना रखा जाए, लिमिटेड रखा जाए जितने बच्चे को अधिक से अधिक हम सिखा पाएं, कॉन्सेप्ट को समझा पाएं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाते चले लास्ट टाइम में बच्चा कुछ ही ना सीख पाया और उसी में लिप्त रहा कि भाई सिर्फ हमें सिलेबस पूरा करना है। बच्चे को इतना अच्छा पढ़ाया जाएगा कि बच्चे के पास इतना टाइम भी रहे कि जितना वह पढ़ा उससे ज्यादा सीख पाए, उसमें कुछ अलग कर पाए, इतना बच्चे में सिलेबस रखा जाएगा। ECCE जिसे बोलते हैं आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इस पद्धति से आपको बोला गया 3 से 6 वर्ष का बच्चा जब होगा तो पढ़ाया जाएगा आंगनबाड़ी कार्य, जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसमें। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा जिसे ECCE बोलते हैं, मुख्य रूप से लचीली बहुआयामी खेल आधारित, गतिविधि आधारित या खोज आधारित बहुआयामी और बहुस्तरीय शिक्षा को शामिल किया गया है। तो कहा गया ECC में क्या शामिल किया गया है, जो आंगनबाड़ी केंद्र में जो बच्चे पढ़ेंगे उसमें बच्चे का जो 3 से 6 वर्ष का बच्चा रहेगा तो क्या क्या उस पर जोर दिया जाएगा। उसमें कहा गया, उसमें जोर दिया जाएगा लचीली होगी, लचीली बहुआयामी खेल आधारित ज्ञान दिया जाएगा। गतिविधि जो है गतिविधि आधारित होगी, एक तरीके से बच्चे में गतिविधि आधारित जो ज्ञान दिया जाएगा, इस तरीके से हम ज्ञान देने की कोशिश करेंगे। पूछा जा सकता है कि जो ECC
ECCE में किस प्रकार से बच्चों को ज्ञान दिया जाएगा, ये सभी पैटर्न है। इसे हर लाइन अपने आप में क्या है, क्वेश्चन है, और इसको ध्यान रखिएगा। कहा कि राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तकें स्कूल के पाठ्यचर्या में कमी, लचीलापन और रटकर सीखने के बजाय रचनावादी सीखने के तरीके पर जोर देने के साथ साथ स्कूल के राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक नेशनल टेक्स्ट बुक में भी बदलाव होनी चाहिए। देखिएगा कैसे क्या लिखा गया। कहा गया जो पहले से क्या रही थी, पहले से जो चली आ रही थी एक तरीके से जो टेक्स्ट बुक था, जो बच्चे का पाठ्य पुस्तक था राष्ट्रीय, उसमें भी बदलाव करने की जरूरत है। उसमें क्या है, उसमें बदलाव करने की क्या जरूरत है कि उसमें रचनावादी सीखने के तरीके पर जोर दिया जाए, ना कि जो पहला था क्या रट कर सीखने वाली पद्धति, उसको हटा करके जो पाठचर्या में कमी किया जाए, लचीलापन किया जाए, जो रट के सीखने की बजाय उसको क्या किया जाए, उसको रचनावादी तरीके पर जोर दिया जाए। ऐसा टेक्स्ट बुक होगा जो पुस्तक बनेगी, उस पर बोला गया है। स्कूल तैयारी मॉड्यूल या 3 महीने का एक खेल आधारित मॉड्यूल होगा जो NCERT और SCERT द्वारा उन बच्चों के लिए बनाया जाएगा जो क्लास 1 में एडमिशन के कुछ हफ्ते के लिए बाद सहपाठियों से पिछड़ जाते हैं। जैसे कहा कि एक तैयारी स्कूल जो मॉड्यूल बनाया जाएगा, तैयारी स्कूल मॉड्यूल 3 महीने का होगा, खेल आधारित मॉड्यूल होगा, जिसमें होगा जो SCERT NCERT के द्वारा जो राष्ट्रीय स्तर पर है और जो आपके राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर जो हैं SCERT NCERT करा कि वह आपका क्लास 1 का जो है, क्लास 1 में जो बच्चा कुछ हफ्ते से पीछे चला गया है, उनको एक साथ करके उसमें जोड़ने का प्रयास किया जाएगा ये स्कूल तैयारी मॉड्यूल के थ्रू। करा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यहाँ पर देखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लिखा गया है, इसे आप थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार क्या होगा, 2020 के अनुसार राष्ट्र जो अधिगम प्रयोगात्मक होगा, कहा गया बेहतरीन क्वेश्चन पॉइंट है। कहा गया कि अधिगम कैसा होगा, पूछा भी गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम जो लर्निंग क्या होगा, तो आप कहेंगे एक्सपेरिमेंटल होगा, प्रयोगात्मक होगा। या लाइन आया है पेपर में, पूछा गया आपके सीटेट के पेपर में, जिसमें स्वयं करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग के आधार पर कब बोला गया। साथ ही साथ प्रत्येक विषय में कला और खेल को एकीकृत किया जाएगा। आगे चलिएगा, NCERT और SCERT के मार्गदर्शन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सभी विद्यार्थियों के विद्यालय आधारित आकलन करा कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट के आधार पर तैयार होने वाले माता पिता को दिए जाने वाले प्रगति कार्ड पूरी तरीके से नया स्वरूप दिया जाएगा। देखिएगा, बोला गया जो पहले आपका क्या होता था, जब बच्चा पढ़ने जाता था ना, तो उस समय बोला जाता है कि जो आपका अब रिपोर्ट कार्ड होगा। जैसे आप पहले बच्चे को ले जाकर एडमिशन कराए, आप विद्यालय बच्चे में ले गए हैं और ले जाकर के बच्चों का एडमिशन हो गया, तो पहले एक पोर्टफोलियो बनता था, उस पोर्टफोलियो में रिकॉर्ड रखा जाता था बच्चे का। एक आगे एक प्रगति कार्ड बनेगा, जब बच्चा एडमिशन लेगा उसी समय बच्चे का एक प्रगति कार्ड बनाया जाएगा। मतलब दिन प्रतिदिन का जो बच्चे में सुधार हो रहा है, उसमें पर डे की चीज सुधार में लिखा जाएगा, बच्चे में कितना प्रोग्रेस कर रहा है। जब भी आपके उसके गार्जियन है या कोई अधिकारी है बच्चे के बारे में देखना चाहता है कि बच्चे में क्या प्रोग्रेस हुआ है, जब बच्चा आया था तो बच्चा कितना जानकारी था बच्चे के पास, और बच्चा 1 आध 2 4 6 मंथ बाद बच्चे में कितना ग्रोथ हुआ है, एक प्रगति कार्ड होगा। वह प्रगति कार्ड कैसा होगा ना, वह बोला जाएगा विद्यालय आधारित आकलन पर आधारित होगा, और कहीं ना कहीं वह माता पिता को दिए जाने वाला एक प्रगति कार्ड होगा। उसका स्वरूप नया होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, एक नया स्वरूप बनेगा। और नया स्वरूप वह प्रगति कार्ड में क्या चीजें होंगी, और वह समग्र 360 डिग्री बहुआयामी होगा वह प्रगति कार्ड। समग्र 360 डिग्री बहुआयामी का मतलब है बच्चे का संज्ञानात्मक के साथ साथ बच्चे का भावात्मक, और भावात्मक के साथ साथ बच्चे का मनोगत्यात्मक, तीनों पक्षों का आकलन करेगा वह प्रगति कार्ड, वह प्रोग्रेसिव कार्ड। ऐसा सिर्फ नहीं होगा कि बच्चे में कितना सिर्फ पढ़ने में तेज हुआ है, बच्चे में भावात्मक जो चेंजेस कितने हुए हैं, बच्चे में कितना मनोगत्यात्मक चेंजेस आए हैं, सबका उसका आकलन उसमें लिखा जाएगा। और सिर्फ एक पक्ष को विकास नहीं किया जाएगा, तीनों पक्ष को विकास किया जाएगा। जो तीनों पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक, यही तो लिखा गया ना कि यह प्रगति कार्ड एक समग्र
360 डिग्री बहुआयामी कार्ड होगा, जिसमें कहा गया कि सभी विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक का बारीकियों से अध्ययन या विश्लेषण करके विवरण विद्यार्थी की विशेषताओं को समेत दिया जाएगा। मतलब यह कहा गया कि एक प्रगति कार्ड दिया जाएगा, उस प्रगति कार्ड में क्या होगा कि बच्चे के पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट को दिखाते हुए वह होगा, जिसमें से कभी भी उसके गार्जियन हुए या कोई अधिकारी चेंज करने देखने आया तो चेक करने आया तो वह उसके बच्चे के प्रगति को पता लगा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी। आगे कहा गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह कहता है जो स्कूल में मूल्यांकन होगा ना, जो इवेल्युएशन बच्चे का होगा वह रचनात्मक होना चाहिए, ना कि योगात्मक। यह भी लाइन पूछा गया है और आपसे मैंने बहुत बार बताया है कि जो आपका मूल्यांकन इवेल्युएशन होगा वह बच्चे का समेटिव नाम होकर फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होगा। यह भी लिखा गया है मूल्यांकन कैसा होगा, मूल्यांकन कहा गया रचनात्मक होना चाहिए, ना कि योगात्मक। देखिए समेटिव ना होगा, एनईपी 2020 या सीखने या सीखना की कैसे सीखना है या सीखना की कैसे सीखना है इस पर जोर देती है। यह भी लाइन पूछा गया है। एनईपी 2020 मानकीकरण से लचीलापन, मानकीकरण से लचीलापन एक तरीके से स्टैंडर्डाइजेशन टू फ्लेक्सिबिलिटी की ओर बदलाव को प्रस्ताव करती है। तो कहा गया एनईपी 2020 किस पर जोर देगी, वह जोर देगी भाई साहब वह आपका मानकीकरण से लचीलापन की तरफ ले जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ ले जाएगा, ऐसा एनईपी 2020 में कहा गया है। एनईपी 2020 के अनुसार दिव्यांग बच्चों के लिए एक उपयुक्त इमारती ढांचा या उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं और प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक की प्रावधान को बताया गया है। इस पॉइंट को भी आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा। हर लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो साथ ही इस प्रकार से अगर हम बात करें तो आप सभी के सामने जो फैक्ट था एनईपी 2020 से पूछी वाली चीजें हैं जो आपके पेपर में लगातार सीटेट के पेपर में पूछी जाती हैं और जहां भी आप सभी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जहां पे ये पेडागोजिकल पार्ट हैं, जहां पर शिक्षण कला पूछा जाता है, शिक्षण के जो पेडागोजिकल पार्ट है, शिक्षा शास्त्री पार्ट है जो पूछे जाते हैं, तो हमेशा से एनईपी वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको दिमाग में रख के जाना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर बात करें तो एक इन्फॉर्मेशन है, वह इन्फॉर्मेशन यह है कि आप सभी अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीटेट का हो या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको लिए जानते हैं टेस्ट जरूरी है। हर चीज का जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे, मूल्यांकन नहीं करेंगे, आपको अभी एनईपी में बताया गया कि हर बार जो है हर लाइन में बोला गया मूल्यांकन होगा और मूल्यांकन ऐसा होगा कि सीखने की प्रक्रिया में मदद करना होगा, ना कि मूल्यांकन का उद्देश्य है कि नंबर देना। तो कहीं ना कहीं ये जो आप टेस्ट देते हैं ना कि सीखने की प्रक्रिया में मदद करना होता है कि आपने कितना सीखा है, उसको मदद करने पर आपको जोर देगा, ना कि आपका नंबर बताएगा। नंबर तो कुछ भी हो सकता है, कभी ऐसा भी होता है कि आप क्या है, कभी आप यहाँ पर स्कोर बहुत ज्यादा होता है और पेपर के समय स्कोर कम हो जाता है, कभी कभी यहाँ स्कोर कम होता है और पेपर के दौरान स्कोर बढ़ जाता है, या तो आप अलग चीजें हैं। लेकिन कभी कभी मूल्यांकन का ये जोर होता है कि आपको सीखने में कितना आप सीख रहे हैं, कितना आप में मदद हो रहा है, कहाँ फंस रहे हैं, उसको आपको सुधारने में मदद किया जाता है, मदद मिलता है। इसलिए आप सभी टेस्ट दे सकते हैं स्टडी 91 प्रो के साथ जुड़ करके। आप प्ले स्टोर पर जा सकते हैं, स्टडी 91 प्रो को सर्च करके प्ले स्टोर पर आप लोग उसको साइन अप करके उसको करके एक तरीके से डाउनलोड करके उस पर आईडी पासवर्ड बना करके आप सभी टेस्ट दे सकते हैं। साथ ही साथ गूगल पर भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा स्टडी 91 प्रो और वहां से भी जुड़ सकते हैं। तो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण। और साथ ही साथ बिहार स्टेट के जितने भी साथी हैं उनके लिए भी, क्योंकि बिहार स्टेट का जो पेपर होता है वह होता ऑनलाइन मोड पे होता है और कंप्यूटर बेस्ड होता है पेपर। तो आप समझिएगा उस पर आप सिस्टम पर पेपर देंगे, ऑनलाइन मोड में देते हैं और इसलिए आपको वहां तो बहुत जरूरी है, उसके लिए आप टेस्ट दे सकते हैं। तो जैसा भी सेशन लगा ये जरूर आपसे भी बताने का प्रयास कीजिएगा। साथ ही साथ अब आपके सामने क्वेश्चन प्रश्न आ गए हैं, अब इसको प्रश्नों को देखने का प्रयास कीजिएगा। अब एनईपी के साथ ही जो जितने एनईपी के जो पार्ट थे, जो आपके फैक्ट थे, जो थ्योरी के थे, उसको हम मेरे द्वारा समझाया गया है। अब एक एक करके आपके सामने क्वेश्चन आता जाएगा, उस क्वेश्चन को आप देखते चलिएगा, क्या इसमें से राइट आंसर है वह भी आप बताने का प्रयास करेंगे। अभी उसी जो फैक्ट बताए गए हैं, जो आपको थ्योरी का पार्ट बताया गया एनईपी 2020, उसी में से सब के सब प्रश्न आए हैं, पेपर में पूछे गए हैं। तो आप एक एक करके हम प्रश्नों पर चलेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है? अभी मैंने बताया क्या बहुभाषावाद पर एकदम सही है, बहुभाषावाद पर, एक भाषावाद पर कभी ना करती। पाठ्यक्रम का मानकीकरण, तो आपको मैंने बताया पाठ्यक्रम का लचीलापन पर जोर देती है। किस पर?
लचीलापन पर जोर देती है, या भी हमने आपको बताया है। क्रम मूल्यांकन का मानकीकरण, तो मैंने बताया मूल्यांकन का क्या होगा, लचीलापन पर जोर दिया जाता है, ऐसा मैंने आपको अभी पार्ट बताया थ्योरी के पार्ट में। तो इसलिए साथी आपका सी भी गलत है और बी भी गलत है, राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, बहुभाषावाद पर। नेक्स्ट चलिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव है। क्वेश्चन को देखिएगा, मानकीकरण से लचीलापन, एकदम सही है। तो मैंने बताया जो प्रस्तावित बोला गया वह मानकीकरण से लचीलापन होगा, जो स्टैंडर्डाइजेशन से फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ होगा, ऑप्शन संख्या ए है। रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक उल्टा लिखा गया है, या तो योगात्मक से रचनात्मक होना चाहिए था, गलत लिखा गया। गलत संरचनाओं की समझ से परीक्षाओं की ओर ले जाना, या भी उल्टा लिखा गया है, या भी उल्टा लिखा, बहुभिषेकता से कठोरता, या भी पार्ट गलत है। इसलिए राइट ऑप्शन प्रश्न संख्या सेकंड का ए ऑप्शन बनेगा। ठीक है, आगे चलेंगे। प्रश्न संख्या आपके सामने थर्ड नंबर कर दिव्यांगजन, अभी मैंने बताया था दिव्यांगजन के बारे में, यहां पर देख सकते हैं आप दिव्यांगजन के बारे में अगर हम बात करें तो यहां पर क्वेश्चन देख सकते हैं। यहां पर देखिएगा दिव्यांगजन के बारे में है ना, दिव्यांगजन बच्चों के लिए एक उपयुक्त इमारती ढांचा, तो यही लाइन यहां पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है प्रश्न संख्या थर्ड में, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बदलाव नहीं दिया गया है, बदलाव नहीं दिया गया है। करा उपयुक्त इमारती ढांचा, यह भी तो सही है, हमको निगेटिव, प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए एक शिक्षक निजी शिक्षक, यह भी दिया गया। अनिवार्य विशेष शिक्षा नहीं दिया गया, ऑप्शन संख्या सी बनेगा। उपयुक्त जो तकनीकी सुविधाएं, यह भी दिया गया है। तो हमसे निगेटिव पूछ रहा था, तो निगेटिव वाली पॉइंट सिर्फ सी ऑप्शन है, तो यही तो दिया गया है। देखिएगा यही तो आपको दिया गया है ना, देखिए उपयुक्त इमारती ढांचा, या कहीं लिखा गया क्या, या देखिए एक उपयुक्त इमारती ढांचा दिया गया है, एक उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं दिया गया है, एक विद्यार्थी के लिए शिक्षा और निजी शिक्षक की बात बताई गई है, ऐसा बोला गया। इसलिए जो आपका बनेगा ऑप्शन संख्या सी इसका गलत है, और गलत ही आपका ऑप्शन संख्या सी बनेगा। नेक्स्ट आगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषिकता क्या है, को बच्चों को सीखने में एक रुकावट की तरह देखती है, बहुभाषिकता रुकावट की तरह कभी नहीं देखेगी, एक क्या, ये साधक के रूप में देखेगी, इसलिए ए ऑप्शन क्या है, गलत है। को कक्षा में पूंजी के रूप में देखती, एकदम सही है, पूंजी के रूप में ही देखती है। शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया को एक अनावश्यक जटिलता के रूप में देखती है, तो अनावश्यक जटिलता के रूप में कभी ना देखती, वह एक सरलतम रूप में देखती है, इसलिए भाई साहब सी ऑप्शन भी क्या है, गलत है। समावेशी शिक्षा में एक अवरोध के रूप में ना एक अच्छे रूप में देखती है, इसलिए बहुभाषिकता ए बी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित कर समुदायों से आने वाले विद्यार्थियों की अवधारणा के बारे में क्या प्रस्तावित करती है। क्या प्रस्तावित करते हैं, रटकर सीखना, या पाठचर्या मूल्यांकन का मानकीकरण, या प्रदर्शन उन्मुख परीक्षण, या संदर्भित और अर्थपूर्ण पाठ्यक्रम, क्या बनेगा। अच्छा प्रश्न है, इसका जवाब दीजिएगा, क्या आपका राइट आंसर बन सकता है। करा कि जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चे हैं, करा कि वंचित समूह से बच्चे आते हैं, उसकी अवधारणा किस पर कहता है। भाई सामाजिक आर्थिक रूप से जो पिछड़े बच्चे हैं, या नीति में क्या कहा गया क्या रटकर सिखाया जाए उन्हें, या कभी नहीं कहा गया है, इसलिए ये ऑप्शन क्या है, गलत है। तो कभी ऐसा बोला नहीं गया कि आपको जब सामाजिक आर्थिक रूप से जो पिछड़े बच्चे हैं उनको हम रट के सिखाएंगे, कभी ना कहा गया ऐसा। का पाठचर्या और पाठ्यक्रम का पाठचर्या मूल्यांकन का मानकीकरण कर दिया जाए उन बच्चों के लिए, तो बोला गया उन बच्चों के लिए भी क्या होगा, लचीलापन होगा, उन बच्चों के लिए भी क्या होगा, लचीलापन होगा, इसका मतलब यह भी गलत है। का प्रदर्शन उन्मुख परीक्षण, तो प्रदर्शन उन्मुख नहीं परीक्षण होगा, तो आप कर सकते हैं निपुणता उन्मुख होगा, क्या होगा यहाँ पर निपुणता होना चाहिए था, क्या निपुणता उन्मुख परीक्षण, निपुणता उन्मुख परीक्षण होता तो बात बन जाता, इसलिए सी ऑप्शन भी अपने आप से गलत है। संदर्भित अर्थपूर्ण पाठ्यक्रम एकदम सही, चाहे वह सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा हो या किसी प्रकार का बच्चा हो, सभी को हम जो पढ़ाएंगे वह संदर्भित और अर्थपूर्ण पाठचर्या को ही पढ़ाएंगे, चाहे कोई भी बच्चा रहे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 नंबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर जो करा प्राइमरी लेवल पे कर रहा है, किस भाषा को निर्देश की भाषा को प्रस्तावित करती है। तो प्राइमरी में ऐसा बोला गया, अभी मैंने आपको लाइन में प्राइमरी लेवल में बोला गया, तो ऐसा पहले तो बोला गया था 1 से 5 या फिर बोला गया 8 तक, या 8 से ऊपर भी बोला गया है,
कि भाई साहब उसे जो बच्चे को पढ़ाया जाएगा वह किस रूप में पढ़ाया जाएगा, मातृभाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा, मातृभाषा के आधार पर पढ़ाया जाएगा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा, जिसके क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा या फिर स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाएगा, स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाएगा, ऐसा बोला गया था। इसलिए जो हमारा राइट ऑप्शन बनेगा वह हिंदी तो गलत हो जाएगा। हिंदी, अंग्रेजी ये सभी क्या है, ये आपको द्वितीय भाषा या तृतीय भाषा के रूप में पढ़ाई जाएंगी और संस्कृत को भी अतिरिक्त भाषा के रूप में बोला गया रखा जाएगा। राइट ऑप्शन है इसमें मातृभाषा या घर की भाषा, ऑप्शन संख्या डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट चलेंगे हमसे प्रश्न संख्या 7वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। अब मूल्यांकन का उद्देश्य मैंने आपको बताया था सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, और जहां पर ऐसा ऑप्शन होगा वही क्या होगा, राइट ऑप्शन। अभी हम दिखा देते हैं उस लाइन को, जो अभी हमने लाइन आपको पढ़ाया था वही क्वेश्चन पूछ लिया गया है। देखिएगा यहाँ पर है जी, अभी आपके सामने वह आ भी रहा है, वह आपको दिखाने का प्रयास भी हम करेंगे क्या चीजें लिखी गई थी, क्या चीजें मैंने आपको बताया है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा एकदम हूबहू लाइन है, देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होगा, मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। यही तो मैंने अभी आपको फैक्ट में बताया है और यही हूबहू लाइन यहाँ पर क्वेश्चन के रूप में आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको अच्छे से समझना है, हर चीजें आपके को अच्छे कॉन्सेप्ट तरीके से, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड बनाया जाएगा। आपको ऐसा नहीं रटने रटने वाली चीजें नहीं है मेरे पास। तो आपका जो अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, तो रटने की क्षमता का परीक्षण करना है, इसलिए गलत है। अगर पूर्ण उत्पादन याद करने की बात की जाए एकदम गलत है। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना एकदम बात सही है। अगर पूरे देश में बच्चों की तुलना करके, तुलना तो कभी नहीं करना क्योंकि बच्चे में वैयक्तिक भिन्नता है और किसी भी आधार पर आपको तुलना करके नहीं पढ़ाना है, ऐसा तो घोर विरोध करता है। चाहे आपका एनईपी हो, चाहे एनसीएफ हो या फिर कोई भी आपका जो शैक्षिक रूप से कार्य करता है, जो आपके शिक्षा के रूप में जो भी संस्था काम करती है। करा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है, करा केंद्र बिंदु क्या भाई साहब, करा कि कठोर पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन एकदम नहीं है। कठोर पाठ्यक्रम कभी नहीं बोला गया, लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए। कैसा लचीला बोला गया, लचीला पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन होना चाहिए, ऐसा बोला गया था। इसलिए आपका ए ऑप्शन क्या है, करा बहुविषयकता और समग्र शिक्षा, एकदम बात बी ऑप्शन सही है। करा परीक्षा की ओर तथा उसके लिए सिखाना, परीक्षा की ओर कभी ना सिखाना, एकदम बात गलत है। करा आकलन के योगात्मक तरीके, तो आकलन के योगात्मक तरीके नहीं, रचनात्मक तरीकों को मैंने बताया था। मैंने बताया रचनात्मक तरीकों को फॉलो करना है। फॉर्मेटिव जो है आपको आकलन करना, फॉर्मेटिव जो है असेसमेंट करना है, इवैल्यूएशन करना है। नेक्स्ट आगे चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 नंबर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन क्या है। शैक्षिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक भाषा के माध्यम से किया जाना चाहिए। सिर्फ वर्ष में एक बार औपचारिक भाषा के रूप में नहीं भाई, हमने बताया था औपचारिक भाषा सिर्फ औपचारिक रूप से नहीं लेना है वर्ष में एक बार, हमें रचनात्मक रूप से उसका मूल्यांकन करना चाहिए। तो मूल्यांकन जहां ऐसा कुछ बनेगा वही बात सही होगा। एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण है, एकदम सही है। सभी शैक्षणिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु होगा, सिर्फ शैक्षणिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु होगा नहीं, सभी पक्षों का होगा। बच्चे के सिर्फ शैक्षणिक नहीं, बच्चे के सिर्फ संज्ञानात्मक नहीं, बच्चे के संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक तीनों पक्षों का होगा। यहाँ पर शैक्षणिक लिख दिया गया, आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पर फंस सकते हैं। सभी शैक्षणिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए, तो सिर्फ शैक्षणिक नहीं होगा। एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए मूल्यांकन किया जाता है, ऑप्शन संख्या बी है। योग्यता के क्रम में बच्चों को रैंक देने की महत्वपूर्ण है, तो मूल्यांकन कभी रैंक देगा नहीं। और जब रैंक देना शुरू हुआ तो इसका मतलब कहीं ना कहीं समावेशी शिक्षा का हुआ हनन, समावेशी शिक्षा का क्या हुआ हनन। और आपको पता है एनईपी 2020 जब भी बात कहा है वह कहा है जो बच्चों को शिक्षा दिया जाएगा वह कैसे शिक्षा दी जाएगी, वह शिक्षा दिया जाएगा भाई साहब आपका समावेशी शिक्षा के आधार पर। कभी समान और विशिष्ट बच्चों को एक साथ बैठाकर किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करना है, इस प्रकार से शिक्षा हम देने की कोशिश में लगे रहेंगे। आगे बात किया जाए, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है। कह कि बहुविषयकता पर, क्या एकदम सही है। भाषा के संदर्भ में कह रहा है, देखिए भाषा के संदर्भ किस पर जोर दिया जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, वह कहता है भाई साहब बहुविषयकता पर, एकदम सही है। क्या एक भाषा पर,
नहीं, एक भाषा पर तो नहीं होगा। ये आपका राइट ऑप्शन होगा बहुभिषेकता। देखते हुए चलिएगा, पूरे देश में निर्देश का माध्यम अंग्रेजी हो तो अंग्रेजी को हम किसके रूप में, या हम द्वितीय भाषा के रूप में, या हम तृतीय भाषा के रूप में, द्वितीय भाषा के रूप में, द्वितीय या तृतीय भाषा के रूप में चुनेंगे। द्वितीय या तृतीय भाषा के रूप में इसे हम क्या करेंगे, चुनेंगे। अगर पूरे देश में निर्देश का माध्यम हिंदी होगा तो पूरे देश में निर्देश का माध्यम हिंदी नहीं हो सकता है, या तो भी बात अपना गलत है, यह भी बात गलत है। प्रश्न संख्या 10 का ए ऑप्शन। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग चीजों को सीख पाए होंगे। आप लोग क्या किए होंगे, चीजों को बेहतर तरीके से सीख पाए होंगे, समझ पाए होंगे। एक बार अगर हम बात किया जाए एनईपी के कुछ पॉइंट को अगर हम बता दें, इसमें देखिएगा एनईपी का अगर हम चर्चा करें इसमें कुछ पॉइंट को, जैसे आपसे बोला गया कि एनईपी में कुछ फैक्ट आपको दिखे। एनईपी में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुछ आपको फैक्ट पहले बताएगा, थ्योरी। और यह थ्योरी ऐसा नहीं था कि आप जब आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पढ़ेंगे ना तो बहुत डीप है, लेकिन आपको उसमें मेन पॉइंट है जो आपके पेपर वन की बात की जाए, पेपर 2 की बात किया जाए, पेपर 1 या पेपर 2 की बात की जाए, दोनों में जितना भी क्वेश्चन बनता है ना एनईपी से वैसे तो आपके क्वेश्चन बनेंगे, एक प्रश्न या 2 क्वेश्चन हमेशा से बने हुए हैं और ऐसा फिर से पूछा जाएगा। तो जितने भी बन सकते हैं उसको इसमें इंक्लूड करके थ्योरी में मिला दिया गया है। और जितने भी साथी हैं एक बार आप सभी इसे लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसे आप लिख लीजिएगा, लिख करके एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिएगा, जिसके लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और चीजों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और साथ ही साथ बात किया जाए तो आप यह भी करने का प्रयास करेंगे कि जो क्वेश्चन रखे गए, देखिए आप देख पाए होंगे जो PYQ है, और इसमें आपने देखा कि वही फैक्ट पूछा गया है। तो अच्छे से समझना है आपको, जितना भी आपको क्वेश्चन दिखे एनईपी से उसको सॉल्व कीजिएगा। जो भी दिक्कतें होंगी जरूर आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर पिन करने की कोशिश कीजिएगा, जो भी आपको प्रॉब्लम हो, और कोशिश कीजिएगा जो भी जैसा भी सेशन लगा हो आप जरूर बताने का प्रयास करेंगे। सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, आप सही बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, थैंक यू क्लास।